में रिप्रेजेंट करते थे। और अगर ये सेंटीमीटर था तो हमारा आंसर क्या आ जाता था 44/21 सेंटीमीटर। ये तो आप करते ही थे आप लोग, राइट। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे बोलूं लेंथ ऑफ आर्क AB is equal to θ/360 into 2πr। और अगर मैं इस जगह पर पाई की जगह पर 22/7 जो हम यूज करते हैं तो उसकी जगह पर अगर मैंने 180 डिग्री यूज कर लिया, क्योंकि पाई को यूज करने में दो ऑप्शन है, एक में उसका रेडियन यूज करूंगा तो 22/7 लिखूंगा, डिग्री में यूज करूंगा तो कितना लिखूंगा, पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो होगा क्या, अगर इसको आपने 180 डिग्री लिखा तो 180 into 2 360, थीटा की वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में 30 डिग्री, करेक्ट, डिवाइड बाय 360 डिग्री, पाई को कितना रखा 180 डिग्री, आर कितना है 4, 180 into 2 कितना, ये 360 में कैंसिल कर सकता हूँ ना। अब यहाँ पर क्या बचा 30 डिग्री इंटू 4, पर आप इस 30 into 4 को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक डिग्री है और दूसरा रेडियन। तो नॉर्मल नंबर बोलते हो ना आप लोग 1 2 3 4 5 10 7 कुछ भी, वो सारे क्या होते हैं रेडियन होते हैं। आप मीटर सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हो, तो क्वेश्चन में आपके पास 5 मीटर ऐसा है, 5 मीटर into 100 सेंटीमीटर, तो क्या आप इसको डायरेक्टली 500 आंसर लिख सकते हो। आप क्या करते हो, दोनों का यूनिट सेम बनाते हो यस, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते हो, सही है ना। कभी कभी मतलब सेम वे यहाँ पर 1 डिग्री है और नॉर्मल नंबर मतलब एक रेडियन है, तो आप इस 30 डिग्री को डायरेक्टली 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, वरना दोनों का आंसर अलग अलग नहीं हो जाएगा। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले रेडियन, किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियन। और अगर हमें रिलेशन पता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैं डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो जो अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो 1 डिग्री कितना बराबर होगा पाई बाई 180 रेडियन, 180 डिवाइड में चला जाएगा ना, सही है। अगर 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन होता है तो 30 डिग्री मतलब क्या होगा 30 into पाई बाई 180 होगा ना, राइट। फिर वो पाई को वापस क्या रखोगे 22/7, तो उसको यही आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो आपने बोला एकदम जेन्युइन डाउट है कि सर आपने यहाँ पाई, हमने तो 3.14 ही रखा था, बट वही बात है कि पाई को रखने के मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं डिग्री के टर्म्स में भी रख सकता हूँ और रेडियन के टर्म्स में भी रख सकता हूँ। तो वापस यहाँ आ जाओ बच्चों, कहाँ बात कर रहे थे अपने कि जब डिग्री मतलब कोई एंगल का एंड ही नहीं होता है तो फिर हर एंगल के लिए साइन और कोस की कोई ना कोई तो वैल्यू होगा। कल उठ के जब इसका एंड ही नहीं है तो कल उठ के आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 450 डिग्री, कल उठ के पूछ सकते हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 720 डिग्री, कल उठ के पूछ सकते हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 10,000 डिग्री, कल उठ के आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 80 डिग्री, कुछ भी पूछ सकते हैं। जब एंगल है तो उनके साइन कोस की वैल्यू की, और सारे एंगल तो हम याद नहीं कर सकते, इनफाइनाइट एंगल कैसे याद करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली कंसेप्चुअली सीखना पड़ेगा कि सारे वैल्यूज बनते कैसे, वैल्यूज बने तो होंगे, ऐसे तो थोड़ी हुआ था गया, राइट। तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट उन सारे मैथमेटिक्स ने यूज करके वैल्यूज बनाई जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है कोई भी वैल्यू फाइंड करना। वो क्या कंसेप्ट बनाया गया, आप यहाँ पर आ जाओ वापस, जो आप लोग पढ़े थे, जब आपने इसको पढ़ के आए हो तो आपने देखा होगा साइन थीटा और कोस थीटा की जो फॉर्मूला या जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग साइन और कोस की वैल्यू सेम एंगल पे अलग अलग आंसर देता है। लाइक साइन 30 डिग्री व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 1/2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री 3/2,
साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, एंगल सेम है बट वैल्यू डिफर हो रही है। पहले 1/2 था, कितना हो गया? सेम एंगल से वैल्यू अलग अलग है। पर एक चीज और नोटिस करो, वैल्यू भले अलग अलग है बट उनका डिनोमिनेटर पार्ट सेम, और वो होना भी चाहिए क्योंकि इस कंसेप्ट में भी तो डिनोमिनेटर सेम। इसका मतलब क्या है कि साइन और कोस की वैल्यू डिफर होने के पीछे का रीजन उनका डिनोमिनेटर हाइपोटेनियस नहीं है, तो चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि उनका न्यूमरेटर अलग अलग है। सही ना, दिख रहा है ना? इसमें हम लोग कुछ अलग तो बात कर नहीं रहे। हम ये बोल सकते फिर तो साइन थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? परपेंडिकुलर पे। कोस थीटा की वैल्यू बेस पे। बेस हम किसको बोलते हैं? ग्राउंड, मतलब जो सपोर्ट होता है जिसके बेस पर आप सारे एंगल बनाते हो। आपने बोला ये परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर? क्योंकि आपने इसको बेस माना। सही है, तो जब भी हम लोग एंगल लिखते हैं, कोई भी एंगल, जैसे ये बोला थीटा, तो थीटा किसके रिस्पेक्ट में? बेस के रिस्पेक्ट में ना। तो हर एंगल जब लिखा जाता है तो किसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है? बेस के रिस्पेक्ट। तो फिर ये यूनिट सर्कल में जब मैंने सारे एंगल लिखे, यहाँ 0 डिग्री बना, फिर यहाँ है तो 90 डिग्री बना, यहाँ है तो 180 डिग्री बना, यहाँ है तो 270 डिग्री बना, तो किस पर रेफरेंस में आपने लेके वो सारे एंगल लिखे? एक्स एक्सिस के OA को लेके। अगर ये O है तो इस OA को लेके, और OA मतलब कौन? एक्स एक्सिस ही तो है। तो हमने किसको बेस माना? एक्स एक्सिस को। हमने किसको बेस माना है? एक्स एक्सिस। तो अगर आपने एक्स एक्सिस को बेस माना तो हमने एक्स के साथ 90 डिग्री बना कौन? एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री कौन बन रहा है? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या हो गया? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री में तो हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, दिख रहा है सामने ये जो 90 डिग्री लिखा हमने बी पे, या 180 डिग्री लिखा, या 270 डिग्री लिखा, तो किसको बेस मान के लिख रहे हैं? एक्स एक्सिस को। तो अगर x को हमने बेस माना तो 90 डिग्री उसके साथ बना कौन रहा है? y एक्सिस। तो x एक्सिस आपका बेस है, y एक्सिस आपका परपेंडिकुलर है। सही है, इस कंसेप्ट का जो हम पढ़ गए, बेस हमें किसकी वैल्यू देता है? cos की। परपेंडिकुलर हमें किसकी वैल्यू देता है? तो फिर ये बोल सकता हूँ x एक्सिस मेरा बेस है और वो बेस मुझे किसकी वैल्यू देता है? cos की। और y परपेंडिकुलर तो किसकी वैल्यू देता है? इस पूरे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सर्कल पे कितने पॉइंट होंगे? और वो हर इनफाइनाइट पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे? 2 3 5 20 2 डायमेंशन है तो 2 ही तो होंगे, x कोऑर्डिनेट और x। 3D होता तो 3 कोऑर्डिनेट होते, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट। बट इसमें तो कितने होंगे? 2 ही होंगे। एक x कोऑर्डिनेट होगा x, और x कोऑर्डिनेट कौन है? बेस। x कौन है? बेसिकली बेस। और बेस आपको कौन दे रहा है? cos। y कौन है? परपेंडिकुलर। तो किसके लिए देता है? ये आपका दूसरा मेजर कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के मेन 2 मेजर कंसेप्ट। पहला, ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिट सर्कल। दूसरा, इस यूनिट सर्कल पे कितने पॉइंट्स होने वाले हैं? इनफाइनाइट। और वो हर इनफाइनाइट पॉइंट का, अगर ये यूनिट सर्कल है तो हर इनफाइनाइट पॉइंट का, फिर वो पॉइंट P की बात करो, Q की बात करो, R की बात करो, S की बात करो, T की बात करो, किसी की भी बात करो, हर एक का x कोऑर्डिनेट मतलब कौन? cos। और y कोऑर्डिनेट मतलब कौन? sin। T का भी x कोऑर्डिनेट कौन? cos। y कोऑर्डिनेट कौन? sin। Q का भी x कोऑर्डिनेट कौन? y कोऑर्डिनेट कौन? हर एक का x कोऑर्डिनेट कौन? और हर एक का y कोऑर्डिनेट। पर क्या P की वैल्यू, वो यहाँ का जो वैल्यूज होगी आपकी, या Q की ये दोनों वैल्यू, या R की x और y की वैल्यू, या S की x और y की वैल्यू, या T की x और y की वैल्यू सेम होगी क्या अलग अलग होगी? सीधी बात है, जब ये पॉइंट अपनी जगह चेंज कर रहा है तो वैल्यू कैसे सेम हो सकता है? बट वैल्यू सेम नहीं हो रही पक्की बात है, बट वैल्यू डिफर होने के पीछे का रीजन कौन होगा? क्योंकि आप जब ये यूनिट सर्कल है तो जब आप P पे पहुंचे तो x एक्सिस के साथ का जो एंगल होगा
जब आप Q पे पहुंचे तो x एक्सिस के साथ का जो एंगल होगा, जब R पे पहुंचे तो x एक्सिस के साथ का एंगल होगा, सेम होगा क्या अलग अलग होगा? और वो जो अलग अलग होगा उसी की वजह से उसकी वैल्यूज भी अलग होगा। सपोज ये मेरा P तक पहुंचने के लिए अगर मैं थीटा बोलता हूं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos थीटा कोमा। अगर Q तक पहुंचने के लिए अगर मैं अल्फा बोलता हूं तो ये क्या होगा? cos अल्फा कोमा sin अल्फा। R तक पहुंचने के लिए अगर मैं बीटा एंगल बोलता हूं तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? cos बीटा कोमा sin बीटा। तो जैसे जैसे एंगल चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों के कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी चेंज होती है। लेकिन जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो ये है कि x कोऑर्डिनेट हमेशा cos की वैल्यू देता है, y कोऑर्डिनेट हमेशा sin की वैल्यू, उसमें कभी कोई चेंज नहीं, वो फिक्स होने का रीजन क्या है? तो जो चेंज होगा जिसकी वजह से हमारी वैल्यू चेंज होने वाली वो है उनका क्लियर। तो कुछ समझ आ जाता है सर इसमें हम जैसे बेस को cos थीटा लेते हैं तो वो तो हम असम्पशन ले रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 ही होगी। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 नहीं होगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप कहीं से भी लोगे तो हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम होगा। सर समझो हाइपोटेन्यूज हमने 6 लिया तो 6 होगा ही नहीं, यूनिट सर्कल है वो मनी नहीं बना है। सर पर समझो न्यूमरेटर और हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में है तो उसकी समझो एक वैल्यू है तो उसमें से एक कॉमन फैक्टर भी तो होगा, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप जब लेते हो तो आपने जब p/2 का फॉर्म बना तो आप हमेशा 4 प्राइम नंबर लेते हो। सर वो तो 4 प्राइम नंबर्स लेते हैं लेकिन उससे पहले समझो कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है ना, जैसे फ्रैक्शन में भी जैसे कोई भी कॉमन फैक्टर तो ऊपर नीचे कोई भी ऊपर नहीं होगा ना, वो जो कॉमन फैक्टर होगा ऊपर नीचे का होने वाला है। हाँ तो सर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दोनों में अलग हो सकती है ना? कैसा अलग हो सकती है? आपने कभी नोटिस किया नहीं है इसलिए देखो, आपने जब सारी वैल्यूज पढ़ी थी ये आप लोगों को जो बताया जाता है और उसके पीछे का रीजन आपको पता है कि कैसे आया है ये वैल्यू, जो आपको याद करवाया जाता है ना वो बेसिकली वो याद नहीं कर रहा, वो उसका कंसेप्ट है। आपको ऐसे ध्यान में, मुझे जहाँ तक पता है कि स्कूलों में ऐसे सिखाया जाता है, कोचिंग में सिखाया जाता है कि आप इसको इजीली याद करने के लिए 0 1 2 3 4 कर लो और सबको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं बिकॉज ये यूनिट सर्कल 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ है। कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ है? 4, इसलिए बोलते हैं कि इसको 4 से डिवाइड कर लो। उसके पीछे का रीजन ये है, और ये 4 से डिवाइड करने का रीजन ये था कि बिकॉज साइन हो या कोस हो उनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही रहता है। तो जो भी वैल्यू डिफर होती है उसके पीछे का रीजन क्या था? हमारा न्यूमरेटर। और फिर उसको याद करने के लिए हम क्या बोलते थे? फिर इसका क्या ले लेते हैं अपने को स्क्वायर। ठीक है। और वैसे भी आप लोगों ने आप ऑब्जर्व है कि आप लोगों को टेंथ के सिलेबस में काफी सारी वैल्यू काफी सारी चीज तो उम्मीद होगी, वरना पहले 30 डिग्री की वैल्यू कैसे बनती है ना 1/2 वो पूरा कंस्ट्रक्शन से भी सिखाया जाता है। पता नहीं किसी स्कूल में अगर सिखाया हो सिखाया नहीं पर नहीं तो पहले था कंस्ट्रक्शन से sin 30 डिग्री की वैल्यू कैसे 1/2 आती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कैसे आती है, वो तो सिखाया जाता है। बट अब था नहीं तो आपने सिखा भी नहीं होगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। मेन हमें ये सीखना है कि भाई ये जितने भी एंगल्स है, ये इनफाइनाइट एंगल्स है, उनकी वैल्यू में याद तो कर नहीं सकता, तो कंसेप्चुअली मुझे कैसे ध्यान में रहेगा कि सारी वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी पूरे ट्रिको में, वो बस इतना है अभी तक जितना मैंने बताया। अगर उसको समराइज करो तो 2 ही चीजें, यूनिट सर्कल से डिफाइन हुआ है पूरा ट्रिग्नोमेट्री, और हर पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कौन होती है, cos, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कौन होती है। ये 2 चीजें आप हमेशा ध्यान में रखो। और वैल्यू डिफर होने के पीछे का रीजन कौन होगा? थीटा। एक जगह से जब आप दूसरी जगह पर जाओगे, अगर मैं यहां पर गया P पॉइंट पर और P पॉइंट पर अगर 120 डिग्री बना तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? cos 120 डिग्री कोमा sin 120। फिर उसकी वैल्यू कैसे निकालना होगा मैं आपको सिखाऊंगा। कोई यहां तक गया Q पॉइंट तक, और अगर ये एंगल 210 डिग्री है तो Q का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? cos 210 डिग्री कोमा sin 210। ठीक है। जो हमारे हाथ में नहीं है वो क्या नहीं है?
कि x कोऑर्डिनेट को हम बदल नहीं सकते, वो हमेशा क्या रहने वाला है और y कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है। अब कोई भी नींद में पूछा कि नींद में है हम लोग भर नींद में 2 बजे उठा के पूछता है x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तुम्हारे मुंह तुरंत निकलना सीखो, सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या डिफर करेगा तो थीटा, और उसके हिसाब की वैल्यू भी डिफर करेगा। ठीक है यहाँ तक। ओके, ये जो आप लोगों का पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए पे कितने एंगल दिख रहे हैं, बहुत सारे, कौन कौन से, 0 डिग्री, उसी पॉइंट पर 360 डिग्री, उसी पॉइंट पर 720 डिग्री चली रहा है, उसके बाद 1080, उसके बाद 1440। सर आगे बहुत सिंपल है ना, आप जब एक बार पूरा सर्कल खत्म करते हो तो 90 डिग्री कितनी बढ़ती हो, 4, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट आप कंप्लीट करके आए। तो हम चालू करते हैं 90 into 0 से, क्योंकि घूमे ही नहीं है उधर तो, पर जब एक पूरा कंप्लीट होता है तो 90 कितनी बार कंप्लीट होता है, एक बार कंप्लीट करने पर अगर 90 4 बार खत्म हो रहा है तो 2 बार कंप्लीट करोगे तो 90 कितनी बार खत्म होगा, 8 बार। सही है ना, एक बार कंप्लीट करने पर 94 टाइम कंप्लीट हुआ, तो 2 बार पूरा सर्कल कंप्लीट कर लोगे तो 90 कितनी बार खत्म होगा, 8 टाइम। तो देखो ये 90 into 8 है, 3 बार कंप्लीट करूंगा तो 90 into 4 बार कंप्लीट करूंगा तो उसके बाद कौन होगा 90 into 20, है ना। उसके बाद कोई पूछे क्या होगा, उसके बाद कौन होगा, ये सारे कहाँ हैं, मतलब ये कौन पर है, कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ये सारे के सारे एंगल है कहाँ पर, ए पॉइंट पर। ठीक है, जिस ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,0, अगर रेडियस के टर्म में देखा जाए तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है 1,0, बट वही ए पॉइंट पर ये सारे एंगल है। एंगल के टर्म में वही ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे 0 डिग्री के टर्म में अगर ए पॉइंट को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो मुझे डिग्री के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि ए पॉइंट को क्या लिखूंगा, cos 0 डिग्री कोमा sin 0 डिग्री लिखूंगा। उसी ए पॉइंट पर नेक्स्ट एंगल कौन है, ये तो ए पॉइंट पे, तो उसको लिखना है तो cos 360 डिग्री कोमा, उसी ए पॉइंट पर 720 है तो नेक्स्ट cos 1080 कोमा sin 1080, दलता है भाई। ये सारे के सारे कौन से पॉइंट है, ये भी कौन सा पॉइंट है, दोनों एक ही आदमी की बात हो रही है, एक ही। तो जब वही ए आपका 1,0 है और वही ए आपका अगर cos 0 डिग्री कोमा sin 0 डिग्री है, तो क्या अगर दोनों सेम है तो मैं x कोऑर्डिनेट को x के साथ और y कोऑर्डिनेट को y के साथ इक्वेट कर सकता हूँ, कर सकते हैं। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 0। आपने जब टेबल याद करा तो यही याद किया था आपने कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। बट ब्यूटी ये है कि ऐसा नहीं कि 0 डिग्री पर ऐसा होता है, cos 360 और sin 360 तो यही पॉइंट है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 360 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 360, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 720, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 720। तो इसका क्या मतलब निकालोगे कि ए पॉइंट पर होने वाले वो हर इनफाइनाइट एंगल के लिए cos हमेशा क्या रहेगा 1 और sin हमेशा क्या रहेगा। जब हम घूमते घूमते B तक पहुंच जाएंगे और B पे कितने एंगल होंगे, 1 होंगे, 2 हो गया, 3 होगा, या और बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट एंगल्स होंगे ना। सबसे पहला एंगल कौन सा, लोएस्ट वन, तो डिग्री के टर्म्स में उसको क्या लिखोगे cos 90 कोमा sin 90, बट जिसका cos 90 कोमा sin 90 बोल रहा हो उसकी वैल्यू में तो कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वेट कर सकता हूं। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 90, 0, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 90, यही तो टेबल में पड़े। बट वापस ब्यूटी क्या है कि 90 से ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पर होने वाले हर एंगल के लिए cos कितना होगा, sin कितना होगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 450,
sin 450, cos 810, sin 810। तो फिर C पॉइंट पर आने वाले हर एंगल के लिए cos कितना और हर एक का sin कितना। C पे जो भी आएगा 180 डिग्री, 540 डिग्री, 900 डिग्री, उन सब के लिए cos कितना होगा, sin कितना होगा। D पॉइंट पर आने वाले हर एंगल के लिए cos कितना होगा, sin कितना होगा। इस तरह के अब मुझे आप कोई भी एंगल दे दो, मुझे आप कोई भी एंगल दे दो, मैं बहुत आराम से आप लोगों को वैल्यू फाइंड करके दे दूंगा। आप अगर मुझे बोलोगे कि सर cos 6300 डिग्री की वैल्यू बताओ, मैं बोलूंगा माइनस। आप बोलोगे सर sin 1890 डिग्री की वैल्यू बताऊंगा, मैं बोलूंगा +1। मुझे कैसे पता चल जाता है, ऐसे कुछ किए भी नहीं, मैं थोड़ी कि मैंने सारे एंगल याद किए, कैसे याद कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ मैं वही लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मुझे इतना पता है कि भाई अगर मैंने अपनी पोजीशन पता कर ली कि मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी पूरे यूनिट सर्कल में, तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। आप क्या करोगे, आपको पता है कि आप A से B पे जाओगे या B से C पे जाओगे, C से D पे जाओगे, D से A पे जाओगे, चलते कितना हो। A से B पे जाते हो कितना चलते हो, 90 डिग्री। B से C पे जाते हो तो भी कितना चलते हो, 90 डिग्री, है ना। तो आपको बस ये पता करना है कि आप 90 डिग्री कितनी बार चले हो, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, कितनी बार चले, वो पता करोगे तो आपको अपनी पोजीशन समझ आएगी। तो मैं क्या करूंगा, ये आप लोगों को क्या करना है, 6300 डिग्री इसको 90 से डिवाइड कर दो। तो 90 से डिवाइड किया तो कितना है, इसका मतलब क्या है कि 90 90 90 90 कितनी बार चला, 70 टाइम चला। जब आपने चालू किया था तो 90 0 से चालू किया था, ये 90 × 0 था ना, ये 90 × 0 था, यहाँ पर 90 × 1 होगा, यहाँ पर 90 × 2 होगा, 2 बार चल के आया 90, यहाँ पर 90 × यहाँ पर 90 यहाँ पर 90 5 6 7 8 9 10, तो कभी तो 70 पे आऊंगा, ऐसे करते जाऊंगा, कभी ना कोई तो 70 पे आ ही जाऊंगा। और वो 90 × 70 कोई भी पोजीशन होगी, या तो A, या तो B, या तो C, या तो D। बट क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं देखते जाऊं 90 × 0, 90 × 1, 90 × 2, 90 × 3, 90 × 4, टाइम लग जाएगा। और हम साइंस वाले बच्चे थोड़ा दिमाग यूज करते हैं कि भाई हमें पता है कि जब एक बार सर्कल खत्म करते हैं तो 90 कितनी बार खत्म होता है, 2 बार खत्म करोगे तो 8, 3 बार खत्म करोगे तो, इसका मतलब ये हुआ कि A पॉइंट पर वही वैल्यू आती है जो 90 के साथ 4 के टेबल में होती है, या 4 का मल्टीपल होता है, यस, ये 4, 90 × 4, 90 × 8, 90 × 12, 90 × 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24 किसके टेबल में, तो मेरे लिए काम इजी हो गया ना। मैं तो बस इतना कर लूंगा, यहाँ पर 70 आया तो 70 की नेबरहुड वैल्यू जो सबसे पास वाली वैल्यू जो 4 के टेबल में आता हो, 70 का नेबरहुड वैल्यू इट इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका जो कैलकुलेशन आता है हम लोगों को क्या होता है, तो 68 का होगा A पे, क्योंकि 4 के टेबल वाले सारी वैल्यू कहाँ होती है A पे। तो 90 × 68 अगर यहाँ है तो 90 × 69 कहाँ है, तो 90 × 70 कहाँ है, मुझे अपनी पोजीशन पता है कि 6300 डिग्री का मतलब है कि मैं C पे खड़ा हूँ, और C पे खड़ा हूँ तो C का कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना है, वैल्यू कितनी ढूंढ लो, तो x या y कितना है, आए समझ में। तो उसी तरह से कोई भी एंगल पता कर सकते हो। 1890 क्या करूंगा, किससे डिवाइड, 90 से, 90 से डिवाइड करूंगा तो 90 × 1890 को डिवाइड करो तो क्या बनोगा 21, सही है। 21 की आजू बाजू की वैल्यू बताओ जो 4 के टेबल में आता है, 20 कहाँ होगा, तो 21 कहाँ होगा, B का कोऑर्डिनेट क्या है, वैल्यू कितनी ढूंढ रहे हैं, x या y, कितना है y,
जैसे हमें कोई भी एंगल देंगे पता कर लेंगे। सही है। हमें बोला जाए कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 4590 डिग्री, क्या बोलोगे एक बार बताओ मुझे। tan 4590 किससे डिवाइड, 90 से, किससे डिवाइड, तो 90 से डिवाइड करो कितना आएगा, सही है। अगर 90 तो 51 है फिर क्या कर देता हूँ, 51 के आसपास की वो वैल्यू जो 4 के टेबल में आती है, 52 या तो 48 दोनों चलेगा। अगर आप 52 लेते हो तो 52 कहाँ होगा, अगर 52 अगर यहाँ है तो फिर 51 उल्टा जाना पड़ेगा। और अगर किसी ने 48 लिया तो 48 यहाँ, 49 यहाँ, 50 यहाँ, दोनों केस में आप कैसे भी लो 52 या 48 पहुंचोगे कहाँ पर, पॉइंट डी पे, डी पे ना। व्हाट इज पॉइंट डी, 0, वैल्यू किसकी ढूंढे जा रही है, tan होता क्या है, sin कितना है, cos कितना है, समथिंग अपॉन 08। तो यहाँ पर tan 4590 डिग्री की वैल्यू पर अनडिफाइंड वो वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। क्लियर, पोजीशन समझ आई कैसे पता, क्योंकि पोजीशन समझ आएगी तो भी तो वैल्यू निकलेगी। हाँ, मन में जरूर डाउट आता होगा काफी लोगों को, और आना भी चाहिए कि सर आपने जो वैल्यू लिया तब तो 90 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो थोड़ी हर एंगल 90 से डिवाइड होगा। 120 डिग्री होता है 90 से डिवाइड, नहीं होता है, तो फिर वो कैसे होते हैं, तो उसकी बात करेंगे एक के बाद एक स्टेप लेते जाते हैं। अभी जो मैं आपसे वैल्यू बता रहा हूँ सिर्फ कौन सी वैल्यू बता रहा हूँ, एंगल विच इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 90। अच्छा, 90 का हर मल्टीपल कहाँ पर आएगा, ए पे या तो बी पे या तो सी पे या तो डी पे, चार में से एक जगह पर आने वाला है ना। 90 का हर मल्टीपल इसी चार में से एक जगह पर आएगा, और चारों का कोऑर्डिनेट में पता है 10, 01, -10 एंड उसी चार में से कोई ना कोई पोजीशन पे आएंगे। पोजीशन समझ आया भाई, इस पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ, फिर मुझे ये पता है कि उस पोजीशन पे पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, वो हमें पता है कि A 10 होता है, B 01 होगा, C -10 होगा, D 0-1। फिर उसके बाद हमें क्या पता है कि x कोऑर्डिनेट हमें किसकी वैल्यू देता है, और y कोऑर्डिनेट कोस साइन पर गया तो फिर tan cos sec cos सब पता चल जाएगा। क्लियर है। कोई बता पाएगा मुझे sec 3500 डिग्री की वैल्यू थी, sec 3500 डिग्री। मौके से क्या आप नहीं बता पाओगे, आप क्यों नहीं बता पाओगे, 90 से डिवाइड बता कैसे पाओगे, मैं बताएंगे नहीं आपको। तो हम क्या करेंगे, हमेशा पहले 90 से डिवाइड करेंगे जब भी कोई एंगल होगा। अगर 90 जैसे 3500 की जगह पर 4500 होगा तो 100% बता देंगे कि वो 4500 पर 90 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा, 50 बचेगा ना। तो 50 कहाँ होगा, कहाँ होगा, कैसे पता, 48 नियर नेबरहुड वैल्यू था 4 के टेबल में, 48 कहाँ होगा, तो 50 कहाँ होगा, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, वैल्यू कितनी ढूंढ रहे हो, किसका रेसिप्रोकल, कोस कितना है, तो सेक कितना होगा, 1/-1। व्हाट इज 1/-1, right? What is value of cosec 14π? तो फिर यहाँ पर पाई 3.14 नहीं है, वहाँ पर पाई क्या है, 180 है ना। गलती से भी हम लोग उसको 3.14 नहीं डालेंगे, 14 × 180 को क्या लिख लूंगा,
क्योंकि 140 to 180 to 14 करने का सेंस नहीं था कि अल्टीमेटली करना तो मुझे 90 का मल्टीपल है, तो बेटर है कि मैं 180 को क्या लिखूं 19 to 2, तो 19 to 2 into 14, तो 19 to 28 खुद ही 4 के टेबल में आता है, तो कहाँ है ए पे, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, आप किसकी वैल्यू ढूंढ रहे हो, किसका रेसिप्रोकल, साइन कितना है, तो 1/0 कितना है, समझ आया सबको। फिर मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि जो एंगल 90 का मल्टीपल नहीं होगा या 90 से डिविजिबल नहीं होगा और देखा जाए तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्योंकि 90 से डिविजिबल वाले वैल्यू तो 4 ही पॉइंट पर आ सकते हैं, कहाँ पर, ए पे, बी पे, सी पे या डी पे, उसके बीच में जितने भी एंगल होंगे सारे, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट है तो बहुत सारे एंगल भी है, हर पॉइंट अलग अलग एंगल बनाएगा और वो कोई भी एंगल 90 के मल्टीपल नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू भी तो जाननी पड़ेगी, है ना, तो वैल्यू पता करते हैं, पर पहले इतना आ जाए तो समझने से कि क्यों बने डिस्टेंस, इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी माइंड में आप लोगों के डाउट को क्लियर करो, क्योंकि ट्रिगो में प्रॉब्लम रह गई तो वैसे ट्रिगो में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मन में पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अभी तक जो भी वैल्यू हमने फाइंड की वो 90 का मल्टीपल फाइंड किया, बस ये हाँ सर यहाँ पे मुझे एक और डाउट है सर, यहाँ पे cos थीटा तो समझो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो हाइपोटेनियस को हम ऐसे हटा नहीं है, वो हाइपोटेनियस पे डिपेंडेंट नहीं, हाइपोटेनियस तो है ही y अगर जो बीच के एंगल फाइंड करूं तब समझ आ जाएगा, वैसा नहीं कि हाइपोटेनियस को हटा दिया, बट वहां पर ऐसा था कि क्योंकि यहाँ पर आपने इसलिए हमारी वैल्यू जो फाइंड कर रहे हो तो कौन सी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 90 के मल्टीपल वाला है ना, अभी हम लोग जो फाइंड करो कौन सा मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं 90 के मल्टीपल वाला फाइंड, जब हम लोग बीच में फाइंड करेंगे तो वो हाइपोटेनियस आपको समझ में आएगा, इसलिए हाइपोटेनियस हटा दिया। हमारा मतलब ये था कि भाई साइन और कोस की वैल्यू जो डिफर होती है सेम एंगल पे, उसके पीछे का रीजन हाइपोटेनियस कभी नहीं था, उसके पीछे का रीजन कौन था, इसका न्यूमरेटर था बेस और परपेंडिकुलर। तो मुझे अगर साइन और कोस की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो मुझे कौन से कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट पर कोऑर्डिनेट तो दो ही होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू देता है, इनफैक्ट आपको अभी पता चलेगा। अच्छा बाकी सबको ये क्लियर है, ठीक, हमने ये पता किया कि आपके मेन आइडेंटिटी कौन सी पढ़ जाए आप लोग पूरे टेंस में, ठीक ही पढ़ जाओ, कौन सी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पर हमने ये पता किया कि जब हम लोग एक एंगल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब जाते हैं तो चेंज क्या होता है, थीटा चेंज होता है। सपोज यहाँ पर पॉइंट P है जिसने बनाया एंगल थीटा, तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, थीटा कॉमा sin थीटा, ये आपका सेंटर O, OP को हम रेडियस बोलेंगे, OP और वो रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, OP की वैल्यू कितनी होती है 1, O का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, और अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना तो हम कौन सी फॉर्मूला करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। फिर वो रूट हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर किया तो सामने तो 1 का स्क्वायर था, 1 ही होगा, एक तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos थीटा माइनस 0, तो मतलब क्या हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर को लिखते क्या है, हम
ऐसा क्यों नहीं करते cos का भी स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर? क्योंकि अगर AB का स्क्वायर करते तो हम ऐसा करते हैं ना a स्क्वायर इनटू मल्टीप्लिकेशन में ये होता है एक ही टर्म है। एग्जैक्टली। AB जब बोलते हो तो एक अलग एंटिटी है, B एक अलग एंटिटी है। जब आप cos थीटा बोलते हो cos थीटा एक ही है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि cos अकेला नहीं होता, cos के साथ थीटा भी होता है, वो पूरा एक ही आदमी है। ऐसा नहीं कि cos अलग है और थीटा अलग है, राइट? इसीलिए वो स्क्वायर किसी एक में लगेगा, cos स्क्वायर थीटा ही होगा ना, इसको फिर हम cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं बोलते हैं, राइट? तो इसीलिए हम ये आइडेंटिटी जो बोलते हैं ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के लोग जब यूज करते थे, वो आता इसलिए है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से डिराइव हुआ है? तो आप देखोगे तो यहाँ पर जब cos थीटा sin थीटा तो वहाँ पर बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी ऐसा नहीं कि वो नहीं है, बट उस पर डिफर होने का रीजन कौन था? उनका न्यूमरेटर। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको cos देता है जो बेस होता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट आपका परपेंडिकुलर होता है जो y है, तो वो sin दे देगा। अच्छा, अभी इस यूनिट सर्कल से अगर मैं आपको बोलूं कि cos की मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? एंगल कोई भी 1, क्यों? क्योंकि इस सर्कल के बाहर तो जाएगा नहीं, तो अगर इस सर्कल के बाहर नहीं जाएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी? मिनिमम टू मिनिमम। हम कुछ भी कर ले, cos की वैल्यू ना कभी 1 से बड़ा हो सकता है, ना कभी -1 से छोटा। सिमिलरली व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin? व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ sin? तो आप लोगों की cos और sin का जो रेंज होता है, मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द रेंज? रेंज मींस व्हाट इज द बाउंडेशन, कि भाई इसके बाहर से जा ही नहीं सकता। तो क्या होगा? -1 to +1, वैल्यू कोई भी ले लिया जाए, आपका आंसर कभी भी ना 2 से बड़ा, अगर 1 से बड़ा होने वाला है, ना तो -1 से। इसकी बात सुनो, सिर्फ cos and sin की, बाकी सबका जन्म तो वहां से हुआ। tan यहाँ नहीं बना है, वो किस में से बना है? cos sin में से बना है। यूनिट सर्कल से कौन बना है? sin। इसलिए जो भी बातें हो रही है सिर्फ कौन से चीज की बात हो रही है? sin and cos। क्लियर है? अब दो चीजें ध्यान में रखेंगे इसके बाद, कि अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा एंगल मिल जाए आपको कि जो 90 के टेबल में नहीं होगा तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए दो चीजें ध्यान में रखो। पहला कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आप लोगों को पॉजिटिव आंसर देगा और कौन सा नेगेटिव आंसर देगा। क्योंकि हमने ये सीखा अभी कि cos थीटा की जो रेंज होती है वो किसके बीच में होती है? ये सिंपल तो जानती है, cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू 1, सिमिलर फॉर लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका ये तो पता चल रहा है कि cos और sin की वैल्यू नेगेटिव में भी आती है। तो -1 से 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू ही तो हुआ, और 0 से 1 मतलब इट मींस कि cos और sin नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो पता करना पड़ेगा ना कब वो नेगेटिव देगा कब वो पॉजिटिव देगा, राइट? तो उसको पता करने के लिए देयर आर 4 क्वाड्रेंट है ना, 4 क्वाड्रेंट है एक्स और वाई में। आप लोग बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स इज नेगेटिव बट वाई पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव, इन लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। अब इसमें अगर मैं ट्रिगो को इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कौन? तो फोर्थ भी पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में? तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में जितने भी एंगल, भाई यहाँ जाओगे तो कुछ अलग एंगल, यहाँ जाओगे तो कुछ अलग एंगल, यहाँ जाओगे तो कुछ अलग एंगल, जैसे कितने एंगल होंगे? इनफाइनाइट। पर वो हर एंगल के लिए cos की वैल्यू कैसी होगी? y की भी कैसी होगी? cos पॉजिटिव है, sin पॉजिटिव है, तो tan cos sec cosec। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ in first quadrant all trigonometric terms are always give positive answer, है ना? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो उसके लिए sin cos tan cos sec tan cos, इसका
सारे के सारे किसका आंसर देंगे? हम पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पर पॉजिटिव कौन है? सिर्फ y, और y मतलब कौन? साइन पॉजिटिव है पर cos नेगेटिव, तो पॉजिटिव सिर्फ कौन है? साइन पॉजिटिव, cos नेगेटिव, tan नेगेटिव, ये साइन बाय cos एक वैल्यू भी नेगेटिव तो पूरा आंसर भी नेगेटिव, cos नेगेटिव, sec नेगेटिव, sec इज डिपेंड अपॉन cosec, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो सीधी बात उत्तर है, रेसिप्रोकल भी तो in second quadrant only two trigonometric terms use positive answer, one is sine, another one is cos. In third quadrant cos is negative as well as sine is also negative, तो फिर ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे या कोई पॉजिटिव आएगा? कैसे? साइन का नेगेटिव cos का नेगेटिव ऊपर से कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आंसर देगा? tan के आंसर पॉजिटिव होंगे, साथ में cos का भी आंसर पॉजिटिव होगा। कहां पहुंचे? कौन पॉजिटिव है? x मतलब कौन? cos पॉजिटिव होगा तो उसके साथ कौन पॉजिटिव होगा? cos पॉजिटिव होगा तो उसके साथ कौन पॉजिटिव होगा? तो cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव हो जाएंगे, कहां पर? फोर्थ क्वाड्रेंट, और बाकी सारे नेगेटिव, तो दो पॉजिटिव, तो बाकी जो चार बचे कौन कौन से? साइन, tan, cos, cosec, वो सारे नेगेटिव। देखिए ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमें लास्ट का आंसर देख रहे हैं, देखना पड़ेगा कि मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट वाला एंगल बता है ना, और कोई तरीका ही नहीं उसको पता करने, ये चीज ध्यान में रखेंगे। दूसरा एक कंसेप्ट ध्यान में रखोगे कि त्रिकोण में ना जोड़ियां होती है, वो जोड़ी क्या होती है? ये आपका पॉजिटिव एक्सिस, मतलब यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट डी है, यहाँ पर पॉइंट ई है, यहाँ पर पॉइंट डी है, जहां पर यूनिट सर्कल ने कट किया था, राइट? इसको आप एक रोड मान लो, एक स्टील का रोड मान लो, इसको दूसरा स्टील का रोड मान लो, जिसको हमने बीच में एक रिवेट से ज्वाइन किया हुआ, ठीक है? ये आपका एक XY दो रोड है, x एक्सिस और y एक्सिस में रोड मान लिया, जिसको बीच में ज्वाइन कर रहा है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ऐसा मान लो कि मैं पॉइंट ए पे खड़ा हूं, मैं अभी कहा हूं एग्जैक्टली पॉइंट ए पे खड़ा हूं, कोई आता है, मेरा फ्रेंड आता है पीछे से मुझे धक्का मारता है, पर एग्जैक्टली प्रिसाइजली 90 डिग्री पर धक्का मारता है, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? बी पे पहुंच जाऊंगा। बी कहां चला जाएगा? अगर ये पूरा घूमेगा तो मैं अकेला ही थोड़ा घूमूंगा, पूरा सिस्टम घूमा होगा, पूरा सिस्टम रोटेट होगा, तो ए कहां गया होगा? बी कहां जाएगा? सी कहां जाएगा? डी कहां जाएगा? ए बी पे गया, सी डी पे, तो मतलब अगर 90 डिग्री रोटेट किया तो एक्स एक्सिस क्या बन गया होगा? y एक्सिस, और y एक्सिस क्या बन गया? तो हम ये बोल रहे हैं कि 90 डिग्री पे अगर मैं सिस्टम को रोटेट करता हूं तो एक्स एक्सिस क्या बनने वाला है और y क्या बनने वाला है, और अगर मैं इसमें अगर त्रिकोण को इंट्रोड्यूस करूं तो x मतलब कौन? cos, तो cos क्या बनेगा? sin, sin क्या बनेगा? कब की बात कर रहा हूं? जब 90 डिग्री का रोटेट किया तभी की बात हो रही है, दिख रहा नहीं? तो 90 डिग्री का रोटेट तो x एक्सिस y बन जाएगा, y एक्सिस x बन जाएगा। यही चीज को अगर आप 180 डिग्री का रोटेट कर पॉइंट चेंज होगा जरूर, ए कहां चला जाएगा? सी कहां चला जाएगा? बी डी पॉइंट चेंज हुआ, पर क्या एक्स एक्सिस बदला? एक्स एक्सिस आपकी क्या है? एक्स एक्सिस ही है, तो 180 डिग्री पे रोटेट किया तो एक्स एक्स ही रहा, वाई वाई ही रहा, एक्स एक्स ही रहा, मतलब cos ही है, साइन 270 डिग्री पे रोटेट करो, 270 पे रोटेट करोगे तो एक ही पोजीशन बताओ, 270 90 प्लस 90 प्लस 90 तो एक कहां आ गया होगा? सी कहां जाएगा? 90 प्लस 90 प्लस सी कहां जाएगा? और ये कहां है? तो एक का डी पे आना, सी का बी पे जाना, तो एक कहां चला गया? वाई पे,
है ना, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ से लेफ्ट एक्सिस कहाँ रोटेट हो गया, लेफ्ट एक्सिस की नई पोजीशन कौन है, y। तो अगर x का y बन रहा होगा तो y का x बन रहा होगा, 360 डिग्री पे रोटेट कर, जहाँ जब वहीं पहुंच जाओगे, लेफ्ट एक्सिस रहेगा, y ऐसा कब हो रहा है, अगर इसको थोड़ा एनालिसिस करें कि ऐसा कब हो रहा है कि x y बनता है और y x बनता है, या कब ऐसा हो रहा है कि चेंज ही नहीं हो रहा है। और ध्यान से देखो तो 90 का मतलब क्या हुआ, 90 into 1 270 मतलब 180 मतलब 360 मतलब, क्या पता चला कि जब जब मैं 90 के और मल्टीपल पे रोटेट करता हूँ, बट इवन मल्टीपल पे रोटेट करते हैं डिग्री होता है। तो अब ये आपका दूसरा कंसेप्ट, whenever we rotate this system xy plane system with the odd multiple of 90, x becomes y, y becomes x, which means cos convert into sin convert into cos। अब cos का sin बनना और sin का cos बनना कब की बात है, जब और मल्टीपल पे रोटेट करो। अच्छा, cos अगर sin बन जाता होगा, sin अगर cos बन जाता होगा, तो tan का क्या हो जाएगा, cos, because tan is what, ratio of sin and cos, but वही sin अब क्या हो चुका है, और cos क्या हो चुका है, तो रेशियो cos by sin का हो गया, वो क्या हो जाएगा, तो 90 को और मल्टीपल पे रोटेट करो तो tan का क्या होगा, cos का क्या होगा, sec theta is 1 by cos, but cos तो sin हो गया, तो 1 by sin क्या होता है, that means there are three complementary pairs, इसको क्या बोलते हैं, complementary, तीन जोड़ियां होती है, तीन जोड़ी होती है, कहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री में। कौन कौन सी जोड़ी है, sin cos की या cos sin की, tan cos की, वो एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं, पर कब चेंज होते हैं, जो 90 का और मल्टीपल होगा, कब चेंज नहीं होता है, जब 90 का इवन। सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है, आप लोगों को वो वैल्यू फाइंड करनी है जो 90 के मल्टीपल पे नहीं होगा। कौन कौन से दो कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, उसको आपको रटने की जरूरत नहीं, आप पिछले टाइम से ये पढ़ते आ रहे हो ना कि पहले क्वाड्रेंट में x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ये तो आपको पता ही है, और बस इतना पता था नेक्स्ट मतलब कौन, cos, y मतलब कौन, तो सारे पॉजिटिव होंगे पहले। दूसरे में सिर्फ y पॉजिटिव है तो कौन पॉजिटिव होगा, साइन, और साइन पॉजिटिव तो किसको पॉजिटिव लेके चलेगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव है तो tan और लास्ट में सिर्फ एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो साथ में कौन पॉजिटिव है, सेट पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री की कितनी जोड़ी है, तीन, कौन कौन सी, साइन cos की जोड़ी या cos sin की जोड़ी, फिर tan cos की जोड़ी और फिर sec cos की जोड़ी, वो एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं, पर कब चेंज होते हैं, और मल्टीपल होगा, तो कब चेंज नहीं होते हैं। अब इसको यूज इन दोनों को कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, बस एक समझ लेते फिर आप सब कुछ कर लोगे, प्रोसीजर है उसको पता करने की। कोई भी एंगल लेते हैं, सपोज हम लोग लेते हैं sin 120 डिग्री वैल्यू फाइंड करते हैं, आप क्या करोगे, जब भी आपके सामने कोई भी एंगल आएगा तो पहले बार पता कर लो क्या वो एंगल 90 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 90 से डिवाइड हो रहा है तो किसी प्रोसीजर की जरूरत है आपको, क्योंकि 90 का हर मल्टीपल कहाँ होता है, ए पे, बी पे, सी पे या तो डी पे। तो कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या फर्क पड़ता है, यही क्वाड्रेंट में इस चार पॉइंट पर है, तो खुद ही एक्स वाई एक्सिस पे है, तो ना मुझे रोटेट करना है ना मुझे क्वाड्रेंट के बीच में जाना है, तो मुझे इसमें से तो कोई काम नहीं। But if suppose given angle is not multiple of 90 or not divisible by 90, is 120 is not divisible by 90, तो फिर आप क्या करेंगे उसको देखो, तीन स्टेप। पहला स्टेप, आपको दिया गया एंगल को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दो पार्ट में अलग अलग करते हैं,
बट जब आप लोग स्प्लिटिंग करोगे तो एक रूल ध्यान में रखोगे, वो रूल ये है कि पहला नंबर हमेशा 90 का मल्टीपल रहना चाहिए। पहला नंबर हमेशा 90 का मल्टीपल रहना चाहिए और दूसरा नंबर हमेशा एक्यूट एंगल रहना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 लेस देन 90 होता है, राइट। तो फिर इस 120 डिग्री को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिसमें पहला नंबर 90 का मल्टीपल और दूसरा एक्यूट एंगल। तो कैसे स्प्लिट करोगे? 90 प्लस 30। अच्छा 90 प्लस 30 तो पहला 90 और 90 into 1 लिख सकता हूँ। बस स्प्लिटिंग तो मैं 100 प्लस 20 भी लिख सकता था, बट इसको कोई फायदा नहीं है। आपको कैसे करना है? पहला नंबर 90 का मल्टीपल करना है और वापस कुछ इसे क्यों ऐसा करना है? बिकॉज वापस मैं बता रहा हूँ, हम हमेशा पहले ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं, सी से डी पे जाते हैं, डी से ए पे जाते हैं। तो हमेशा चलते कैसे हैं? 90 90 90 90। इसीलिए हम हमेशा यहाँ पर एक 90 का मल्टीपल लेते हैं, ठीक है। हम हमेशा चालू कहाँ से करते हैं? ये से। हम हमेशा स्टार्टिंग से करें, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और वो स्टार्टिंग पॉइंट में मुझे जाना है 120 डिग्री पर, और पर मैं डायरेक्टली नहीं जाऊंगा, मैं स्टेप बाय जाऊंगा। मैं स्टेप बाय, ऐसा नहीं कि कूद के चला गया 120 पे। आप ऐसे जाओगे तो आप वैल्यू तक नहीं पहुंच पाओगे, इतना दिमाग नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे? उसको स्टेप बाय जाएंगे। 120 डिग्री में यहाँ खड़ा हूँ तो पहले मैं 19 to 1 गया, तो मैं कहाँ पहुंचा? बी। आपने जब स्प्लिट कर लिया ना, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? जो पहला नंबर है ना, क्योंकि आप तो यही खड़े हो, आपको अगर बी पे जाना है तो अपने आप को कितना डिग्री रोटेट करना पड़ेगा? 90। तो आप यहां से देखोगे स्प्लिटिंग करने के बाद ये पहला जो नंबर होगा वो 90 का दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 90 का ऑड मल्टीपल होगा या तो 90 का इवन मल्टीपल होगा। अगर वो 90 का ऑड मल्टीपल हुआ तब साइन साइन नहीं रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा? जिसमें बोला कि 90 को ऑड मल्टीपल में रोटेट किया तो x y पे चला गया, y x पे आ गया, तो साइन अब साइन नहीं रहा होगा, क्या हो गया होगा? ये 90 का ऑड है तो साइन कन्वर्ट इनटू। अच्छा कोई ये भी तो बोल सकता था ना कि सर जो आपने साइन 120 को 90 into 1 plus 30 लिखा है, इसको मैं क्या साइन 90 to 2 minus 60 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। 180 minus 60 कितना होगा? 120 होगा। मेरे रूल को तो सेटिस्फाई करे भाई, पहला नंबर 90 का मल्टीपल है, दूसरा नंबर एक्यूट एंगल है ये तो। पर अगर ऐसे चलेगा जो स्टूडेंट, तो उसमें 90 का कौन सा मल्टीपल है? मतलब साइन चेंज नहीं होगा, साइन क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। फिर उसका चेंज, इसका काम तो बच्चा अब ठीक है, ये पहला जो नंबर है तो उसका काम ही इतना होता है कि आपको चेंज करना है कि नहीं करना है। इसका काम कंप्लीट हुआ बच्चा कौन? आप यहाँ पहुंच गए तो फिर आपको 30 डिग्री चल रहा है, मतलब आप समझ लो ना, इसका काम खत्म हो गया तो उसको हटा दो, इसका काम खत्म हो गया तो हटा दो। पहला नंबर आपको दो तरीके से काम आएगा। पहले ये पता करने के लिए कि सेम रखना है कि चेंज करना है, इतना समझ आया? नेक्स्ट स्टेप जो नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं, काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो आप लोगों को नहीं करना है, वो है पोजीशन पता करना। वो पोजीशन पता करना मिस्टेक क्यों करते हो? तुरंत 120 डिग्री या जो भी दिया तो वो सोचते हैं, और मुझे पता है कि उतना दिमाग नहीं चलता उनका, स्टार्टिंग में तक नहीं चलता, क्योंकि जितना दिमाग आप यूज करके आए हो 10th में, तो मोस्ट ऑफ दिमाग तो यूज ही नहीं हुआ, जरूरत नहीं पड़ती। तो अचानक से आप ज्यादा यूज करने जाओगे तो काम नहीं करेंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप कि भाई हम पहले 90 into 1 की बात कर रहे हैं, तो 90 into 1 की जगह बताओ मुझे, ए पे होंगे, बी पे होंगे, सी पे होगा या डी पे होगा? यहाँ पर खड़े हुआ उसमें आपने कितना प्लस किया? कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ पर हो? उस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जिसकी आप वैल्यू फाइंड करते जा रहे हो, ये तो चेंज होने के बाद फोर्थ होगा, ओरिजिनल किसकी वैल्यू निकालो? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। अब जो स्टूडेंट इस मेथड से जा रहे हैं, तो 90 into 2 पे है, वो कहाँ है? 90 into 2 ए बी सी या डी? यहाँ होता है 90 into 2,
यहाँ पर है, उसमें तो उसने क्या किया, -60 किया, तो भी कहाँ पहुंचेगा, उल्टा चलना पड़ेगा माइनस करने के लिए, तो भी कहाँ पहुंचा होगा, उस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 30, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 60, आप कोई भी मेथड से जाओगे तो sin 120 डिग्री का आंसर कितना आ गया, तो sin 120 डिग्री फाइंड करना था, इसका आंसर कितना आया, √3 तो दैट एक और करके हैं, अगर हमें दिया जाए cos 210 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी, ये वैल्यू अपने को पता करनी, Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या ये 210 90 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दो पार्ट में स्प्लिट करोगे, बताओ कौन सा दो पार्ट, 90 to 2 प्लस, सही है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चेक करेंगे कि 90 का ऑड है कि कैसा है, इवन है, तो अगर ये इवन है तो फिर cos का क्या होगा, cos ही रहेगा, कब चेंज होता है, और होता है, तो ये इवन है तो cos का क्या रहेगा, इसका काम ही इतना था कि चेंज करने के नहीं करने, काम खत्म, तो बचा को, अब नेक्स्ट स्टेप में पोजीशन पता करोगे, कौन सा क्वाड्रेंट पता करोगे, बेसिकली 90 to 2 कहाँ होता है, A B C या D, D 90 to 2 यहाँ है, उसमें आपने प्लस किया, कितना प्लस किया, 30, कौन सा क्वाड्रेंट है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो आपका आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में, व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 30, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, cos, तो आंसर चाहिए था, जैसे तो मैं कोई भी नंबर पता कर सकता हूँ, जैसे कि टेक 35 तो ऑलरेडी 90 से छोटा है, फिर तो जरूरत ही क्या है फाइंड करने, फिर तो टेक 30 में तो डायरेक्ट लगोगे, जैसे साइन cos के टेबल होते वहां से मिल जाएगा, आपको जरूरत तो पड़ती है जो 90 से बड़े है, आपका डाउट मैं समझ रहा हूँ कि आप देखो हर नंबर को 90 में तो डिवाइड कर ही पाओगे, सपोज 111 डिग्री भी दिया है तो मैं उसको 90 + 21 लिख ही सकता हूँ, प्रॉब्लम ये जरूर आ सकता है क्योंकि मैं अभी जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने वो ऐसे एंगल आ रहे हैं, यहाँ पर 30, 60, 45, जो आपको टेबल याद है, अगर यहाँ पर 20 डिग्री आ गया तो नहीं आता है ना, तो उसका क्या करें, नेक्स्ट क्लास में बताऊँ, एक की बात एक चलते ना, तो थोड़ा दिमाग फट जाएगा क्योंकि आदत नहीं है इतना पढ़ने के, तो अभी हमने सिर्फ कैसे दो एक चीज डिस्कस की, कौन कौन सी, अरे ये पूरा क्लास 1.5 घंटे का क्लास को अगर मुझे समराइज करना है तो मैं 4 चीजों में समराइज कर सकता हूँ, पहला मेजर कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री डिराइव फ्रॉम, सेकंड हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तीसरा पॉइंट की पोजीशन, तीसरा पॉइंट की पोजीशन कि 90 का साथ फोर्स के टेबल में आने वाली हर वैल्यू कहाँ होती है, ए, उसके अकॉर्डिंग आप 90 का मल्टीपल वाली कोई भी वैल्यू का पोजीशन जाने, ठीक है, इस तरह से 90 के मल्टीपल में आने वाला हर एंगल पता चल जाएगा, पोजीशन पता चला मतलब कोसाइन पता चला, कोसाइन पता चला मतलब सब पता चला, यस, चौथा ये दो जो मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होगा एंगल, तो मुझे दोनों जानना पड़ेगा क्योंकि आप कोई क्वाड्रेंट में हो, अभी इसका मतलब है बीच में कहीं हो, तो कोई तो क्वाड्रेंट में होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आती होगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, कोई इसका रीजन दो, क्यों ऐसा, क्या बोलोगे रीजन, क्योंकि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव, सिंपल है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड में फिर y पॉजिटिव मतलब sin x cos x पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होने की वजह से tan cos पॉजिटिव, लास्ट में x पॉजिटिव है तो cos x पॉजिटिव, ठीक है,
और कब आप लोगों को अपनी जोड़ी में चेंज करना है और कब नहीं करना। कौन कौन से पेयर होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, 9 4 8 4 तो एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं। कब चेंज होते हैं, जब 90 को मल्टीपल होगा तो चेंज होगा, इवन मल्टीपल होगा तो चेंज होगा। और वो दो कंसेप्ट को यूज करके मैं कोई